हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। आज के इस ब्रीफ सेशन में हम नीट 2025 का जो पेपर हुआ उसमें हम ज़ूलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पेपर अगर हम देखेंगे इट वाज मोस्टली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंथी थे, जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी से मॉडरेट चला जाता है। बट अगर आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स पता है टू सॉल्व द पेपर, टू अप्रोच द पेपर, आई एम श्योर कि आप ये बहुत कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते थे। लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट द डिस्कशन। सी ज़ूलॉजी में बेटा पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज अबाउट द लिम्फोसाइट्स, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है after maturation in primary lymphoid organs the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs या tissues like। तो बात चल रही है lymphocytes की, फाइन, उनकी मैच्योरेशन की बात चल रही है एंड हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो lymphocytes है वो WBCs का एक टाइप है एंड बेटा lymphocytes में we see that कि जो उनकी मैच्योरेशन है वो दो जगह पे होती है। एक जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी lymphoid organ और जो दूसरा होता है दैट्स नोन एज सेकेंडरी lymphoid organ। अब मैं इसके ऊपर ही लिखूंगा सेकेंडरी lymphoid organ। प्राइमरी lymphoid organ में हमें ये पता है दैट कि व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी इज दैट दो चीजें होती हैं। एक तो बेटा ओरिजिन इनका होता है प्राइमरी lymphoid organ में, और lymphocytes की मैच्योरेशन जो है वो होती है कहां पे, प्राइमरी lymphoid organ में। एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक दो एग्जांपल है वो बोन मैरो है एंड सेकंड वी ऑल नो द सेकंड एग्जांपल इज बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो ये दो एग्जांपल्स हैं। नाउ बोन मैरो एंड थाइमस में व्हाट हैपेंस इज दैट कि इनका ओरिजिन होता है, इनकी ग्रोथ होती है, वहां पे ये मैच्योर होते हैं, लेकिन ये इफेक्टर सेल्स नहीं बनते हैं। इफेक्टर सेल मतलब कि जब इनके पास एक पैथोजन आएगा ये उसको क्या न्यूट्रलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ये न्यूट्रलाइज कर पाते उस पैथोजन को तो हम बोलते हैं कि इफेक्टर सेल बन गई। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका जो ओरिजिन होगा, आपकी जो बर्थ हुई होगी या आपकी जो मैच्योरेशन हुई होगी वो बन जाएगा प्राइमरी ऑर्गन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है तो आपका ओरिजिन है, आप राइस में ग्रो कर रहे हैं तो वो आपका ओरिजिन है, तो वो बन जाएगा एक तरीके से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। लेकिन क्या आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो? द आंसर इज नो। उसके लिए बेटा आपको मेडिकल कॉलेज जाना है जहां पे आपको साइट प्रोवाइड की जाएगी टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट। सेम जब लिम्फोसाइट एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाता है वहां पे उसको एंटीजेंस प्रेजेंट किए जाते हैं और वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है एंड देन वो एक इफेक्टर सेल बन जाता है। उसके लिए जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की एग्जांपल है बेटा वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर्स, बैग्स जो इंटेस्टाइन में होती है। सो दैट मींस कि थाइमस और बोन मैरो जो है वो प्राइमरी है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कहां पे है। फाइन, सो इसका आंसर जो आएगा दैट इज सी, डी एंड ई। सी, डी एंड ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फाइन, अगर आपको इतना इस क्वेश्चन में पता है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ये है ए और बी, तो आप जो है ए को एलिमिनेट कर सकते हो, ए को एलिमिनेट कर सकते हो, बी को एलिमिनेट कर सकते हो। सो इन लेस देन 2-3 seconds आप ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कर सकते थे बाय एलिमिनेशन मेथड। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग अहेड बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स। फाइन, सो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स की बात चल रही है जिसमें आपको उसकी फंक्शन जो है वो बतानी है। नाउ वी ऑल नो दैट जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स है वो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसका एक पार्ट बन जाता है, मतलब वो एक्टिवेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। मैंने आपको क्लास में ये भी बोला है दैट कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शंस याद करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है। फाइन, बहुत बार मैंने क्लास में बोला है। सो यू विल रिमेंबर एस से सिंपैथेटिक, एस से शेर। फाइन, जब भी आप शेर को देखोगे जो आपकी बॉडी में रिस्पांस आएगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पांस आएगा। जैसे बेटा आप शेर को देखोगे तो आपकी जो आईज है, पिपल जो इसमें वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो डायलेट होंगी, आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी जो पिपल्स है वो डायलेट हो जाएंगी। फाइन, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होगी कि वो डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, बिकॉज ये एक फाइट एंड फेयर का रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। वी नीड मोर ग्लूकोज, वी नीड मोर एनर्जी टू मेक क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस। फाइन, सो ग्लूकोज लेवल जो है बेटा वो इंक्रीज होगी। देन जब आप शेर को देखोगे तो व्हाट विल हैपन, गूज़बम्प्स आएंगे, पाइलोरेक्शन ऑफ कोर्स। फाइन, देन इसके बाद इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, बिल्कुल हमारी जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाएगी, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो तेज हो जाएगी, जो ब्लड फ्लो है टू मसल्स वो इंक्रीज होगा, सो दैट विल बी इन अ पोजीशन टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन और टू टेक एनी क्विक डिसीजन। जैसे बेटा अगर आप एग्जाम में भी हो और आप इन्विजिलेटर आपको बोल रहा है 5 minutes left and you see that कि आपने 15 क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं किए, what will happen in your body? आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा एड्रेनल मेडुला से, देन आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर लेता है शेर देखने से। फाइन, देन बोल रहा है कि इनमें से क्या क्या होगा। सो इट कॉजेस पिपिलरी कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स पिपिलरी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी बिकॉज़ यहां पे पिपिलरी डायलेशन होगी, ये रॉन्ग है, हमारी आई जो पिपिल जो है वो डायलेट होगी। फाइन, सो बी, सी एंड डी। नाउ ए गलत है तो इसको आप एलिमिनेट कर लो, बी, सी एंड डी जो है यहां पे
दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which of the following statement is correct about the location of the male frog copulated pad? फाइन, फ्रॉग बेटा लास्ट ईयर नीट में ऐड हुआ था, इससे पहले फ्रॉग नहीं था। एंड मैंने क्लास में जो आपको डीपीपी दी थी उस फ्रॉग पे 3 क्वेश्चंस आए थे एंड तीनों जो है उस डीपीपी में थे। फाइन, ऑल द 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दैट डीपीपी एंड उस डीपीपी में बेटा टोटल जो है अराउंड 50 क्वेश्चंस थे। फाइन, नाउ मैंने आपको इसमें भी एक सिंपल ट्रिक बोली थी दैट जो कपलेटेड पैड होता है मेल फ्रॉग्स में, बिकॉज हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से। कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं? जो मेल फ्रॉग होता है एफ से आपको याद रखना था, जो उसका बेटा जो उसमें 4 लिंब होती है, एक एफ एंड उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है उस पे कॉपलेटेड पैड होता है एफ एंड एफ। फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिंब उसमें क्या होता है? कॉपलेटेड पैड एफ एंड एफ। सो फर्स्ट डिजिट है एंड ये सेकंड है गलत, फर्स्ट डिजिट ऑफ एंड गलत, एफ एंड एफ, सेकंड डिजिट गलत, एफ एंड एफ। फाइन, सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फ्रॉग का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था एंड ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आया था डायरेक्टली आपके एग्जाम में। देन उसके बाद गोइंग अहेड बोल रहा है न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर टू। वी नो बेटा दैट कि न्यूप्लास्टिक सेल्स वो सेल्स होती है जो कैंसरस सेल्स होती है। फाइन, नॉर्मल सेल जो है जब वो कन्वर्ट होती है इनटू ए न्यूप्लास्टिक सेल उसमें कुछ ही चेंजेस होती है। जैसे बेटा ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जब डिवीजन होता है, ये आप मान लो दैट दिस इज द नॉर्मल सेल, जब बेटा इसमें सेल का डिवीजन होगा, मान लो बेटा कि यहाँ पे ये 2 सेल्स बन गई, फर्दर डिवीजन होगा, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स दे डेमोंस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन बेटा मींस कि जो यहाँ पे साइड में सेल्स होंगी जब वो उनके साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन। इससे क्या होगा कि जो सेल्स का डिवीजन है वो कंट्रोल में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप गाड़ी में चढ़ते हो, अगर गाड़ी ऑलरेडी फुल है तो अगर आप उसमें आप पैर रख रहे तो बाकी जो पैसेंजर्स है उसमें वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे जगह नहीं है, आप वापस जाओ। फाइन, सेम हैपेंस हियर, जो सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करना चाहती थी लेकिन जो सराउंडिंग सेल्स है उनने उनको बोला कि आपको डिवाइड नहीं करना है, कांटेक्ट इनहिबिशन हो गया। बट जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होती है, जो कैंसरस सेल्स होती है, वो ये सब नहीं मानते हैं, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ऐसी बात है अगर कोई गैंग कुछ गुंडे गाड़ी में आ गए, उनको बाकी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है, क्या वो मानेंगे उनको? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो दे विल इन्फिल्ट्रेट, दे विल प्रोलिफरेट। फाइन, देन उसकी वजह से क्या होगा बेटा, अगर ये कैंसरस सेल्स है ये डिवीजन जो है अपना ये स्टॉप नहीं करेंगे एंड दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग। वो जो सराउंडिंग टिश्यू होगा वो भी इन्वेड होगा, है ना, वो भी इन्वेड होगा और ये बेटा ये बाकी दूर दूर जगह पे भी मूव करते हैं। फाइन, ये सेल जो है ये यहाँ से जो है किसी और जगह जाएगी, वहां पे भी ये डिवीजन कंटिन्यू कर लेगी। फाइन, सो इसका जो नेचर होता है डिवीजन का, जहां पे भी ये सेल जाएगी वहां पे डिवाइड करती है। न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मतलब कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स बिल्कुल सही, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू बिल्कुल होगा, दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन बिल्कुल गलत। जो न्यूप्लास्टिक सेल्स है वो डेमोंस्ट्रेट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मींस कि एक ही जगह से दूसरी जगह जाना बॉडी में, व्हिच इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। फाइन, तो इसका आंसर जो है जैसे हम देख रहे हैं बेटा जो डी है वो एलिमिनेट हो रहा है, तो ये एलिमिनेट कर लो, ये एलिमिनेट कर लो, ए बी एंड सी, तो सी भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे उतना पेपर मुश्किल नहीं आता है अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ी है एंड I am sure that you will do very well in your NEET exam. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sweet potato and potato represent a certain type of evolution, select the correct combination of terms। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आज तक एग्जाम में आया है, आई वुड से कि ये रिपीटेड PYQ है। सी स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो क्या रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशन के हिसाब से? हमें बेटा ऑलरेडी पता है दैट कि जो पोटैटो है, जो पहले स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, वो एक मॉडिफाइड रूट है। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, और बेटा जो पोटैटो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों बेटा एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उनकी जो फंक्शन है वो कन्वर्ज होती है, दे स्टोर फूड, या हम बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन क्या रूट और स्टेम की एनाटॉमी सेम होती है? नो, इनकी एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन इनकी फंक्शन सेम है। तो दो टर्म्स आती है एवोल्यूशन में इसके रिलेटेड। एक टर्म जो है बेटा उसको हम नाम बोलते हैं दैट इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स, एंड दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। इसमें भी मैंने आपको बेटा क्लास में ट्रिक बोली थी दैट आप याद रखना, अंडा सफेद, ठीक है बेटा, अंडा सफेद, इसमें हमने ट्रिक याद रखी थी दैट इज सदफ, ऐसे लिया। सी अगर होमोलॉगस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो उनमें स्ट्रक्चर जो है उनका जो उनमें जो एनाटॉमी है वो सेम होती है, तो सेम एनाटॉमी लेकिन उनकी फंक्शन डिफरेंट होती है।
लेकिन एनालॉगस ऑर्गन में बेटा क्या होता है, एन से एनालॉगस, डीए डिफरेंट एनाटॉमी बट स्ट्रक्चर फंक्शन जो है बेटा वो सिमिलर है। सो वी कैन सी हियर दैट एनाटॉमी जो है बेटा वो डिफरेंट है, बिकॉज़ ये रूट है, ये सिस्टम है, एनाटॉमी डिफरेंट है, लेकिन इनकी फंक्शन क्या है, वो सेम है। फंक्शन क्या है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड। सो दे डेमोंस्ट्रेट व्हाट, दे डेमोंस्ट्रेट द एनालॉजी। फाइन, दे आर एनालॉगस ऑर्गन। अब यहां पे दो है ऑप्शन, एनालॉगस, एनालॉगस, एनालॉजी एंड एनालॉजी। फाइन, सो डज दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? हमने पहले दिखाया दैट कि इनकी फंक्शन जो है वो कन्वर्ज होती है, सो दे विल शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। फाइन, बहुत ही सिंपल है। अगेन मूविंग अहेड, बोल रहा है रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकोनोडर्मिस इज। अगर एनिमल किंगडम में हम कभी 20 क्वेश्चंस देते हैं और हम बोलते हैं बस सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस करो, तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन एक होगा इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकोनोडर्मिस, बिकॉज़ ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। एंड इसके लिए भी बेटा मेरी क्लास में ट्रिक बोली थी, ट्रिक क्या थी, कंट्रोल जो कीबोर्ड पे होता है CTRL, बस ये याद रखना था। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकोनोडर्मिस में क्या करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक्सक्रीशन CTRL नहीं है, CTRL, और कहीं पे गलत। सो यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज A एंड C। अब देखो बेटा आप कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स पता है। फाइन, अगर आप एग्जाम में सोचने बैठते हो कि एनालॉगस ऑर्गन क्या है, वो कौन सा एक्शन डेमोंस्ट्रेट करेगा, देन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है एंड एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए टू क्विकली सॉल्व द पेपर। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेंटिंग है ना, आपको बेटा वो पेंटिंग कहीं पे रखनी है, तो वो आप इस यहाँ पे नहीं चिपका सकते, या दीवार पे डायरेक्ट आप नहीं चिपका सकते जब तक वहाँ पे एक पैग ना हो जिसके ऊपर आप वो रख सकते हैं। तो जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती है ना, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में इन्हीं पैग्स का काम करते हैं। हम इनके ऊपर जो है अपनी चीजें जो हम पढ़ते हैं, जो हम चीजें याद करते हैं, वो हम बहुत क्विकली याद कर सकते हैं। सो दीज ट्रिक्स डेफिनेटली हेल्प, स्पेशली बायो में यू नीड टू रिलाई हेवीली ऑन निमोनिक्स एक्सेट्रा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज डीएनए विद द फॉलोइंग। ये सबको पता है दैट कि पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है इन 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, देन एनिलेशन एंड एक्सटेंशन। तो उसकी जो फार्मूला है दैट इज 2 रेज़ पावर n, ये सबको पता है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा क्या है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड आपको जो ये क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट कि अगर इनफर्टाइल कपल्स होंगे, इनफर्टाइल कपल्स बेटा मींस कि जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए एक टेक्निक है इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ARTs। उसमें हम क्या करते हैं कि जो मेल है उससे स्पर्म सेल लेते हैं, ये मेल हस्बैंड भी हो सकता है, ये डोनर भी हो सकता है, और बेटा जो फीमेल है उससे हम एग लेते हैं। ये फीमेल जो है ये वाइट भी हो सकती है या ये डोनर भी हो सकती है। देन उनको हम इन विट्रो एक टेस्ट ट्यूब में बेटा हम उनको फ्यूज कराते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे लिया है, इसमें फ्यूज हो रहा है और क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जब बेटा जाइगोट बन जाएगा वो वापस हम प्लांट करते हैं इन दी फीमेल बॉडी, फाइन, सो दैट कि जो बाकी फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर्ली हो जाए। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, बिल्कुल भी नहीं, मदर की फर्टिलिटी का कोई रिस्क ही नहीं है, बिकॉज वो तो एग डोनेट कर रही है, उसमें जो है मरने के चांसेस, फर्टिलिटी के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रिएजेंट, बिल्कुल सही। अगर कोई ART से दूर जा रहा है या ART लाइक अफोर्ड नहीं कर पाता, इसका मेन रीजन ये होता है बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। देन हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर डोनर्स, नॉट नेसेसरी, व्हाई, बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बोला कि स्पर्म सेल जो है वो हस्बैंड भी डोनेट कर सकता है या वो कोई डोनर भी हो सकता है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, बिल्कुल सही। जो ऑर्फन्स है उनकी एडॉप्शन कम होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आईवीएफ यूज कर रहा है तो जो ऑर्फन्स है उनको कोई अडॉप्ट फिर नहीं करेगा। ये भी एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में बेटा लिखा है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बहुत गलत स्टेटमेंट है, ये तो अवेलेबल है इसी इंडिया में। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, बिल्कुल सही, बिकॉज इसमें चांसेस होते हैं फेलियर के बहुत ज्यादा, अर्ली एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फाइन, सो आपको बोलना है यहाँ पे करेक्ट क्या है। कभी-कभी क्वेश्चन में आता है कि इनकरेक्ट क्या है, तो उस टाइम आपको ये वाले मार्क करने, इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है एग्जाम में। तो करेक्ट क्या है, वी हैव बी, डी एंड एफ, बी, डी एंड एफ, तो ऑप्शन ए जो है वो सही। नाउ एग्जाम में बेटा अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच ये रहता है कि आप एक स्टेटमेंट देखो और एलिमिनेशन स्टार्ट करो। जैसे हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये गलत है, आपको पता है ये गलत है, तो ए गलत है, ए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये एलिमिनेट कर लो, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, सो दिस इज हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन मेथड। बट हां, थोड़ा बहुत फिर देखना चाहिए कि बाकी स्टेटमेंट सुपरफिशियल ठीक है कि नहीं। मूविंग अहेड वी सी that next question जो है, what is the name of blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in the frog? Again the question from the DPP directly, जिसमें हमें पता है that बेटा जो frog का heart होता है,
आप सबको पता है दैट फ्रॉग के हार्ट में देयर आर ओनली हाउ मेनी चैम्बर्स बेटा, देयर आर ओनली 3 चैम्बर्स, फाइन। एट्रिया 2 है और वेंट्रिकल जो है वो 1 है। एंड इसमें भी ब्लड जो है वो एक वेसल से आता है जिसको हम नाम बोलते हैं स्पिरल वेना कावा, बट बिफोर इट विल एंटर इनटू द हार्ट विद ट्रायंगुलर चैम्बर में ओपन होता है जिसको हम नाम क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन ब्लड, तो वेना कावा होगा, राइट, टू द हार्ट इन द फ्रॉग। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द डिजीज और डिसऑर्डर्स। डिजीज या डिसऑर्डर्स पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर विदाउट एनी एक्सेप्शन। फाइन, इस बार इसने क्या किया है, मिक्स किया है कुछ चैप्टर्स के रिलेटेड जो है डिजीज मिक्स दी है। जैसे सबसे पहले बात कर रहा है एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा हमें पता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अगर आपको इतना ही पता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो आपने यहाँ पे एल्वियोलाई देखा, आप इसको डायरेक्टली इसके साथ मैच कर सकते थे। तो होता क्या है एम्फाइसीमा, जो एल्वियोलाई है वो डैमेज होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्रोनिक कंडीशन है जो स्मोकिंग से होता है, राइट। देन सेकंड बेटा एंजाइना, हमें पता है एंजाइना पेक्टोरिस इज रिलेटेड विद द डिजीज ऑफ द हार्ट। एंजाइना में क्या होता है, पेन। एंजाइना में देयर इज द पेन इन द चेस्ट रीजन। सो आपने यहाँ पे देखा दैट ये वाला इसके साथ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, फाइट। कहीं पे भी अगर बायो में बेटा, कहीं पे भी अगर बायो में लास्ट पे ITIS है, कहीं पे भी हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन है। जैसे मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, फाइन। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इसी तरीके से वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो ये इन्फ्लेमेशन होगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो ये भी आप डायरेक्टली इजीली मैच कर सकते हो। अगर किसी ने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा वो भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा मेयरली बाय लुकिंग कि कौन किसमें बिलोंग करेगा। डिटेल हमें ऑलरेडी पता है कि दैट इट ऑकर्स ड्यू टू द लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, जिसमें रैपिड स्पाज्म्स होते हैं ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन ऑफ द फाइबर्स, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इसमें फिर इजीली मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूली फाउंड एनिमल, ए रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व्ड ए कैविटी। तो कैविटी जो है बेटा वो नजर आई है, वो यही से बोल रहा है कि कैविटी वहां पे है with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the elementary canal. What could be the possible coelom of that? Now इस क्वेश्चन से या बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे जहां पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज नहीं हुई है। मोस्टली बेटा लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आते थे, बट अभी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। अगर हम रिप्रोडक्शन के भी क्वेश्चंस देखेंगे, लैंग्वेज चेंज हुई है। तो जब तक आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ नहीं आई है, तब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप इफ यू रिलाई ऑन द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी, बस मुझे एनसीईआरटी याद करनी है, जो लाइंस हैं वही आएगी, तो आपका काम जो है बेटा बहुत डिफिकल्ट होगा। पहले इट इज इम्पॉसिबल कि आप वो सारी लाइंस एज इट इज वो याद रखोगे। सो द बेटर एंड बेस्ट अप्रोच टू स्टडी बायो इज दैट कि आप कांसेप्ट को समझो, उसके बाद वो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो और जो उसमें एग्जांपल्स है एटसेट्रा है वो आप याद कर सकते हैं फिर उसके बाद। तो बेटा कैविटी प्रेजेंट है, दैट मींस ए सीलोमेट जो है वो एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, फाइन। देन बोल रहा है कि मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू। अगर नो मेसोडर्मल टिश्यू एक साइड से, हमें पता है कि जो ट्रू सीलोम होता है उसमें जो कैविटी इट्स लाइंड विद मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, दैट मींस बेटा जो स्टाइसोसीलोम है वो भी एलिमिनेट होगा बिकॉज़ ये तो ट्रू सीलोम है। तो ऑटोमेटिकली बेटा एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन। द आंसर इज सीलोम। देन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेटा। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है, दैट स्पर्म सेल में बेटा हेड होता है, नेक होता है, फिर उसमें मिडल पीस होता है और मिडल पीस के बाद बेटा यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है। जो हेड होता है उसमें हैप्लॉइड एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है विद द जेनेटिक मटेरियल, उसमें यहाँ पे टिप पे एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट एंजाइम से क्वेश्चन है, तो वी कैन सी हियर हेड जो है बेटा उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल होगा बिकॉज़ उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मिडल पीस बेटा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एम से मिडल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो मिडल पीस जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एनर्जी के लिए। एक्रोसोम में बेटा हमने अभी देखा एंजाइम्स हैं जो फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय डिसॉल्विंग द लेयर्स ऑफ द एग, जैसे जोना पेरिस्टा। तो एक्रोसोम जो है बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और टेल से आपको जो स्पर्म में मोटिलिटी आ जाती है बिकॉज़ आपको पता ही है फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन स्पर्म की मोटिलिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये मैच कर सकते हैं इजीली, फाइन। इसमें भी आप सिंपली क्या कर सकते थे, देखो सी या इन जनरल जो मैच फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं। सो हेड जो है वो आपको पता चला दैट इसमें जेनेटिक मटेरियल, सो A is 4, दैट मींस ये कंसीडर कर लेंगे, ये कंसीडर कर लेंगे, तो ये दो बेटा एलिमिनेट हुए। B3 तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है बिकॉज़ ये दोनों में सेम है। C1 and 2 तो C बस आपको एक लिखना है, C एक्रोसोम एंजाइम C1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल है, पूरा पढ़ने की जरूरत बेटा नहीं है अगर आपको लग रहा है पेपर देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बायोटेक्नोलॉजी से बेटा ये क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एंड एलियन पीस ऑफ DNA
is inserted at the equal site। तो आपने जो है alien piece of DNA ये आप मान लो ये आपने किस साइट पे इंसर्ट की, इक्वल वन साइट पे, वहां पे ऑलरेडी कौन सा जीन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फाइन, देखो बेटा हमें ऑलरेडी पता है, मैंने आपको इसमें भी मैंने एक ट्रिक बोली थी बच्चों को, दैट आप बेटा याद रखना बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी से बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड बी से बेटा आप याद रखना ब्लू, बी से मतलब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा जो कॉलोनीज है वो ब्लू कलर की होगी। जब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है जो कॉलोनीज बनेगी वो ब्लू कलर की बनेगी। अगर आपने अब इसमें इंसर्ट किया एलियन डीएनए तो अब बेटा यहाँ पे जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एंजाइम जो है वो खत्म हो गया। दैट मींस कि अब जो कॉलोनीज है ब्लू नहीं बनेगी, वो कॉलोनीज बेटा फिर कैसे रहेगी, वो व्हाइट ही रहती है। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी एक टॉपिक में ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में। तो कॉलोनीज बेटा कलर क्या होगा, व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। फाइन, नेक्स्ट जो है which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin। हमें ऑलरेडी पता है दैट इंसुलिन को बनाना एक चैलेंज था। देन एक अमेरिका की कंपनी थी एली लिली, उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो लाए थे और उसके लिए जो है उन्होंने जो है इंसुलिन की दो चेन जो है वो बनाई थी, फिर उनके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो ऐड किए थे। लेकिन उन्होंने वो डीएनए फिर किस में रखा था, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था, ई कोली। तो ई कोली बेटा क्या है, बैक्टीरिया। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन जो है किसी को गलत हुआ होगा। Which of the name the class of enzymes that usually catalyze the following reactions। फाइन, तो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बेटा ये बायोमोलिक्यूल से आया है। हम रिपीटेडली क्लास में बोलते हैं कि दैट बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक है एंजाइम्स, उस पे हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, हर साल एवरी ईयर। एंड इस बार एंजाइम्स पे आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे व्हिच इज ह्यूज। तो बेटा बोल रहा है कि कौन सा क्लास है एंजाइम्स का। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एंजाइम्स में जो है 6 क्लासेस होते हैं। फाइन, ट्रांसफरेसेस, ऑक्सीडोरिडेटेसेस, हाइड्रोलाइसिस, देन आइसोमेरेसेस, लाइगेसेस एंड लाइगेसेस। फाइन, तो इसमें से कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेटा जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है जी वो चेंज हुआ है, एस के साथ मिला है। तो बेटा ये चेंज हुआ है, अब ये क्या बना है एस प्लस, सॉरी अब ये बेटा बना है एस जी। फाइन, एस डैश जी। देखो पहले क्या था एस जी प्लस किसके साथ मिल रहा है, एस डैश के साथ। तो वहां पे कंपाउंड क्या बन रहा है एस डैश जी। दैट मींस कि इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रांसफर हुआ है। तो रिएक्शन बेटा कौन सी होगी, ये ट्रांसफरेस होगी। फाइन, वेरी वेरी सिंपल पेपर। सो आई ऑलवेज से दैट कि जो बायो का पेपर होता है बेटा उससे आपकी सिलेक्शन डिटरमाइन होती है, आपकी रैंक जो है वो डिटरमाइन करता है आपका फिजिक्स पेपर, आपका केमिस्ट्री पेपर। लेकिन अगर किसी को बायो का पेपर नहीं आ रहा है, डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी सिलेक्शन होगी या उस बंदे की सिलेक्शन होगी, दैट इज इम्पॉसिबल। ये बायो का पेपर जो था इसमें इट वाज वेरी इजी एक्चुअली टू स्कोर 350 प्लस। अगर आपने राइज में जो बायो टेस्ट हुए वो कंटिन्यूअसली दिए, वी सी दैट कि ऑलमोस्ट जो है सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो उस टेस्ट सीरीज से आए थे। तो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज अच्छे से की है तो 360 क्यों नहीं आएंगे या 350 भी आपको क्यों नहीं आएंगे। एंड वी सी दैट कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर आपको बायो में ही 350 है एंड आपको केमिस्ट्री में 110 120 है एंड फिजिक्स में आपको 80 मार्क्स भी है बहुत कम, तो आपकी बेटा सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बायो जो है बेटा वो आपकी सिलेक्शन के लिए वो डिटरमाइन करता है। एक और क्वेश्चन है बेटा ह्यूमन हेल्थ से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बोल रहा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें हमें हर किसी को पता होती है कि सीटी स्कैन और एमआरआई से हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर्स। इन जनरल भी लोगों को ये पता होती है और एनसीईआरटी की लाइनें। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स, गलत है। कीमोथेरेपिक ड्रग्स बेटा आप यूज करोगे टू किल कैंसरस सेल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अल्फा इंटरफेरॉन जो है एक्टिवेट करता है कैंसर पेशेंट का इम्यून सिस्टम और हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, बिल्कुल सही लिखा है एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स, ये गलत है। बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर जो है बेटा वो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। इनके साथ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स जो है वो डिक्रीज होंगे, गलत है। ब्लड सेल काउंट तो इंक्रीज होगा। तो वी कैन सी हियर दैट कि करेक्ट आंसर जो है बेटा वो है ए एंड सी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्मड। ओके, ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है हर साल एक्सपेक्ट होता है बेटा, इसमें भी क्वेश्चन आता है। बायो में एक चीज है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। जैसे पॉलिनेशन बेटा, आज तक कोई नीट एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें पॉलिनेशन पे क्वेश्चन ना हो, इस बार भी आया है। आज तक कोई नीट एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें एंजाइम्स का क्वेश्चन ना हो, तो इस बार तो 3 आए। कैंसर पे लाइक हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार तो 2 क्वेश्चंस आए। फाइन, तो सेम इज द केस है। बेटा बोल रहा है कि जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कब डेवलप होते हैं।
आपको पता ही होगा दैट इसके लिए हम बेटा एक टेबल पढ़ते हैं जिसमें एनसीईआरटी पे लिखा है कि फर्स्ट मंथ पे क्या होगा, सेकंड मंथ पे क्या होगा, थर्ड मंथ पे क्या होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है तो हम बोलते हैं कि जो पहले 3 मंथ से दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये बेटा हो जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर, ये हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर्स में प्रेगनेंसी डिवाइड होती है। देन हमें ये भी पता है कि जो पहला ट्राइमेस्टर है बेटा ये कितने मंथ्स का होगा, 3, और इसमें कितने वीक्स आएंगे, 12 वीक्स टोटल आएंगे, ठीक है बेटा। देन ये जो है ये 24 वीक्स आएंगे। एनसीईआरटी में बेटा लिखा है कि फर्स्ट मंथ में क्या बन जाता है, हार्ट। मैंने आपको बोला है कि आप ये कैसे याद रखोगे, 1 हार्ट हमारी बॉडी में है कितने, एक ही, तो एक से बढ़कर याद रखोगे बेटा। सेकंड मंथ में क्या होता है, हमारी बॉडी में लिम्स डेवलप होते हैं, लिम्स एंड डिजीज। हमारी लिम्स कितनी होती है, 2 होती है, 4 लिम्ब हाइड लिम्ब, आप 2 से इसको याद रख सकते हैं। थर्ड बेटा इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि जो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं। 4 के बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखा है कुछ। फिफ्थ जो है बेटा उसमें लिखा है कि फीटल मूवमेंट्स होती है और जो हेड है उस पे हेयर बन जाता है। सो कैसे याद रखते हैं हम, 5 से बेटा फिफ्थ मंथ है ना, फिफ्थ मंथ, तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं FMN, फिफ्थ मंथ, और ये फीटल मूवमेंट है। तो फिफ्थ मंथ में बेटा क्या होगा, फीटल मूवमेंट, और उसमें हेयर भी आता है। तो फाइन। देन बेटा ये बोल रहा है in human pregnancy the major organ systems are formed at the end of 12 weeks। तो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एंड ऑफ 12 वीक्स, ये टोटल जो है 12 वीक्स है, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, ये पूरा रिपीट है, अगर एक सही है तो ये गलत होगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, तो हार्ट एक है, हमने अभी देखा, तो ये बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी रिसेंटली डेवलप एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, लिम्स है, तो बेटा सेकंड है क्योंकि लिम्स 2 है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली, तो फिफ्थ मंथ में बेटा क्या होता है, फीटल मूवमेंट, और होता है अपीयरेंस ऑफ हेयर, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें बी जो है वो इनकरेक्ट है, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, तो देन ए सी, क्या सी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए सी है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से, जिसमें वो राइट द फॉलोइंग डायग्राम्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन। फाइंड डायरेक्ट एनसीईआरटी की डायग्राम है, एंड जिस दिन मीट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही हम क्लास में हम आज यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड मैंने बच्चों को बोला था कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता था। देन इमीडिएटली नीट में बेटा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया। फाइन। नाउ पीसीटी पे क्या होता है, इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि ये साइट है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की। फाइन। एंड यहाँ पे जो है बेटा वो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा, तो ये गलत है, ये देख के ही गलत है, क्योंकि वाटर जो वो सीक्रेट नहीं होगा, वो तो रीअब्सॉर्ब होगा, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। फाइन। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। ओके सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, बिल्कुल सही, NaCl ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ व्हाट, H+, बिल्कुल सही है। देन तो ये हम कंसीडर करेंगे NaCl है, NaCl एब्जॉर्ब होगा, वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा, ये भी बेटा ठीक है। देन इस वाले में फर्दर हम चेक करेंगे H+ NaCl, ये तो सेम ही है, तो ये तो ठीक है, लेकिन NaCl जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, रीअब्सॉर्ब होना चाहिए, ना कि सीक्रेट होना चाहिए, तो ये गलत है। देन बेटा यहाँ पे कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन होती है, वाटर को रीअब्सॉर्ब होना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। बहुत ही सिंपल, एक बार 2 बार आपने अच्छे से डायग्राम्स भी अगर देखी है तो आप इजीली कर सकते थे। बट अगेन ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी से ही है, जिसमें बोल रहा है कि बायोरिएक्टर्स के पार्ट्स क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है ये मोटर है, वो 2 डायग्राम्स है, एंड आप लोग इजीली देख सकते हैं, एक 2 बार भी अगर आपने देखी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइन। तो बेटा जो सी है, सी जो है वो फोम ब्रेकर होगा, यहाँ पे भी फोम ब्रेकर की बात चल रही है। ए जो है बेटा फ्लैट बेडेड इंपेलर है, फ्लैट बेडेड इंपेलर। डी जो है यहाँ से स्ट्रेट एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफाइड पार्ट व्हिच इज यूज्ड एज फोम ब्रेकर, तो फोम ब्रेकर बेटा सी है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का स्टेटमेंट 1, द डीएनए फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल यही तो हम करते हैं, ये तो नॉर्मल काम है। Statement 2, smaller size DNA fragments are observed near anode while the larger fragments are found near the wells in the agarose jar। इसके रिलेटेड आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी पे डायग्राम भी दी है, एनसीईआरटी पे डायग्राम इसके रिलेटेड दी है, एंड हमने इसमें कैसे याद रखा था, ये बेटा जो है these are the wells। फाइन। मैंने आपको बोला था कि आप याद रखना कि वेल में कैट है, मैंने बोला था वेल में कैट है, कैट मतलब कैथोड, तो ये वाला एंड कौन सा होगा, कैथोड। फाइन। वो इन वेल्स में जो है कैट है, कैट के अंदर बेटा क्या है, डीएनए। फाइन। सो डीएनए हम कहां से रखते हैं, कैथोड के साइड रखते हैं। फाइन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, और जो डीएनए है वो मूव करता है टुवर्ड्स द एनोड, डीएनए मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो जो छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, फाइन, वो बेटा पहले पहुंचेंगे, वो जो लार्जर फ्रैगमेंट्स है वो पीछे रहेंगे।
एक रेस बनी होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसमें छोटे फ्रेगमेंट जो है वो जल्दी रेस कंप्लीट करते हैं, जैसा कि रेस में यूजुअली होता है। जिनका वेट ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से वो पीछे ही रहेंगे। स्मॉलर साइज DNA फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड, स्मॉलर साइज आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड, बिल्कुल सही। व्हाइल द लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द बैलेंस, बिल्कुल सही। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन एनुअल किंगडम का। इसमें बेटा बोल रहा है दैट कि assertion all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, members of subphylum vertebrata possess no chord। ओके सो all vertebrates are chordates, हमें ऑलरेडी पता है दैट बेटा हम जो chordates से हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। कौन सा? एक होता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डेटा एंड एक और होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेब्रेटा। ठीक है, कॉर्डेट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो बेटा क्या होता है? इनमें नर्व कॉर्ड होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें फैरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, फाइन, पियर फैरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं और इनमें पोस्ट एनल टेल होती है। अब ये कैरेक्टर जो है ये हम बेटा इनमें भी देखते हैं, जैसे जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड होता है, यूरो मींस टेल, लेकिन बेटा किसमें होता है? सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है, और वो भी कब प्रेजेंट होता है? जब ये एम्ब्रियो होता है। बहुत जुल्म हुआ है बेटा इसके साथ, इसने जो है नोटोकॉर्ड दिया है यूरोकॉर्डेट्स को, बट बेटा वो सिर्फ टेल में दिया है और वो भी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिया है। जब ये बड़े होते हैं उनको नोटोकॉर्ड होता ही नहीं, फाइन। देन सेफेलोकॉर्डेट्स में बेटा सेफेल मींस हेड, इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो होता है और परसिस्ट करता है। वर्टेब्रेट्स में बेटा क्या होता है दैट इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, बट इट्स सून रिप्लेस्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, जो कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। बोल रहा है ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब सारे वर्टेब्रेट्स जो है क्या वो कॉर्डेट्स से? बिल्कुल, ये तो कॉर्डेट्स का ही टाइप है, बिल्कुल सही है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, तो सही तो है राइट, ये भी कॉर्डेट है, ये भी कॉर्डेट है, तो क्या इनको हम रखेंगे वर्टेब्रेटा में? द आंसर इज नो। ये तो बेटा ऐसी बात हुई, जैसे मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल राइज इंस्टीट्यूट है, राइज इंस्टीट्यूट में बेटा जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम रखेंगे फाउंडेशन में, कुछ बच्चों को हम रखेंगे फॉर एग्जांपल नीट में, कुछ बच्चों को हम रखेंगे जेडब्ल्यू में। तो मैं बोल सकता हूं ये JEEE हो गया, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है टफनेस बढ़ रही है, मुझे लगता है JEE से JEEE हो जाएगा जल्दी अब। सो यहाँ पे बेटा हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जितने भी JEE के बच्चे हैं वो राइज में बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स इससे पता चलता है क्या ये फाउंडेशन और नीट वाले सारे JEE में है? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फाइन। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों है? बिकॉज़ जो वर्टेब्रेटा है उनमें क्या होता है बेटा? उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम इन अडल्ट्स, फाइन। तो असर्शन भी बेटा ठीक है, रीजन भी ठीक है, और वो जो रीजन है वो इजीली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, फाइन। सो आई थिंक जो है इसका आंसर जो है वो ये आएगा, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको लग रहा होगा शायद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट ये नहीं है, बिकॉज़ बेटा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है, फाइन, और ये हर किसी ने पढ़ा होता है। ओके, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दिस व्हिच इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हेवी चेन्स। देन बेटा क्वेश्चन किस पे आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ये एंटीबॉडी के रिलेटेड। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी पे दिया हुआ है एंड हमें ऑलरेडी पता है बेटा एनसीईआरटी ये जो है एंटीबॉडी उसमें जो है 2 हेवी चेन्स होते हैं, ये एक हेवी चेन है, ये दूसरी हेवी चेन है, और इसमें लाइट चेन्स भी बेटा प्रेजेंट होती है। और ये जो हेवी चेन्स है इनके बीच बेटा क्या प्रेजेंट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। यहां से क्या प्रेजेंट होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड, फाइन। इसमें डाइसल्फाइड, इसमें डाइसल्फाइड। ये जो है इसका एन टर्मिनल है और बेटा इसका कौन सा टर्मिनल है? सी टर्मिनल है। और ये वाला एरिया जो है ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये भी आपको पता है इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट, फाइन। द हेवी एंड तो क्या क्या है इसमें? द हेवी ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 heavy chains, बिल्कुल सही। The heavy and light chains are held together by disulfide bonds, बिल्कुल सही। Antigen binding site is located at the C terminal, ये गलत है। Antigen binding site तो होता है N terminal, तो ये बेटा गलत है। Concentration of the heavy and light chains are located at the C terminal, बिल्कुल सही। तो इसका जो है बेटा ऑप्शन सी जो है it is not correct। अगर वहां पे क्वेश्चन में होगा which of the statement is not incorrect, तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है जो फॉलोइंग इज करेक्ट। कैसे आप याद रखोगे? नॉट मींस माइनस, इनकरेक्ट में इन है तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब वो बेटा एग्जाम में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इन चीजों का भी एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। मूविंग अहेड, बोल रहा है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनएआई बिकॉज़ ऑफ। आरएनएआई जो है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, जो हम
बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, एंड इसमें डायरेक्टली हमें पता है कि वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री आरएनए होना चाहिए। ये भी बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये एक्सप्लेन करता आरएनएआई, लेकिन ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इट विल टेक टाइम, बट इसका जो आंसर है वो है बेटा कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, वो भी एनसीईआरटी की लाइन ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरएनएआई। एनीवेज, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, हमें ऑलरेडी बेटा पता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्क, एंड लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो है दैट इज नोन एज मेनोपॉज, फाइन। सो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा दैट इज मेनार्क। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो पहली बार लाइफ में जिन्हें पढ़ाई नहीं होता है बट शौक होता है नीट देने का, तो उनको भी जो है एनटीए दुखी नहीं करता है, उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो वहां पे करते हैं और बेटा खुश होते हैं, फाइन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट जो है वो क्या सीक्रेट करता है, और किडनी जो है वो क्या सीक्रेट करती है, जीआईटी और एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये पता ही है बेटा कि जो हार्ट है वो रिलीज करता है एएनएफ, एड्रिनल नाइट्रेटिक फैक्टर। कब रिलीज करेगा, जब बेटा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, उसमें बेटा आपने हार्ट में पढ़ा होगा एएनएफ रिलीज हो जाता है, जो वहां पे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देता है। किडनी बेटा क्या सीक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है इन एरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेटा क्या सीक्रेट करेगा, सिक्रेटिन सीक्रेट करता है। 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें से एनसीईआरटी में लिखा है चारों, बिल्कुल उसमें सिक्रेटिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स बेटा हमें पता ही है कि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 जोन्स होते हैं, फाइन। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फास्कुलेटा, जोना रेटिकुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो अलग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो फास्कुलेटा है वो अलग हार्मोन्स करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन आएगा। जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है वो जो है जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में बेटा आएगा एल्डोस्टेरोन, फाइन। तो ये भी आपको पता ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ था पेपर में जो आपको नहीं आ सकता था, फाइन। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज अगर आप बेटा दोगे और आप जो है अच्छे से बायो पढ़ोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, इट्स वेरी मच डूएबल दैट आप 360 में 360 लाओगे। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। सो ये बेटा बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। एज अर्लियर टोल्ड दैट एंजाइम्स में हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार कुछ ज्यादा ही आया था। सो हमें ऑलरेडी पता है बेटा कि जो एंजाइम होता है उसमें यूजुअली ऑयल पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीनिशियस होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, फाइन। ये मैं बेटा ऐसे क्लास में बोलता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा ये एंजाइम है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप ई ही लिखो, ठीक है बेटा, ई से एंजाइम आप ई लिखो यहां पे। तो ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें, ये वाला पोर्शन जो है ये बेटा इसका है प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसका हम नाम बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को बेटा हम नाम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कैसे आप याद रखोगे कि जो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, बिकॉज़ इसमें भी बेटा पी है, पी से प्रोटीन, सिंपल। देन इसमें फर्दर जो है ये 3 जो है इनको बेटा हम नाम बोलते हैं कोफैक्टर्स, जो हेल्प करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। ये 3 जो है ये बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम, लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है। पी से बेटा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन सी से बेटा कोएंजाइम्स, एंड देन एम से है मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो जो इसके साथ टाइटली बाइंड होगा, प्रोस्थेसिस। कोएंजाइम बेटा जो इसके साथ टेम्परेरीली बाइंड करेगा, मेटल आयन जैसे जिंक होता है कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में। The protein portion of enzyme is called, so protein portion जो है P से protein, P से apo enzyme, very simple. Okay, then moving ahead, why cannot insulin be given orally to diabetic patients? Because बेटा इंसुलिन जो है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, और अगर आप इसको डायरेक्टली खाते हो तो वो जीआईटी में डाइजेस्ट हो जाएगा, बिकॉज जीआईटी में बेटा स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, तो वो डाइजेस्ट होगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। बिकॉज रीजन बोल रहा है ह्यूमन बॉडी विल एग्जिस्ट स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस, गलत, इट विल बी डाइजेस्टेड इन जीआईटी, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो इसमें जो बेटा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। Which are the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? Again बेटा ये क्वेश्चन जो है नीट में आज तक मुझे लगता है 10 बार तो आया ही आया होगा। ये रिपीटेटिव जो है हमें ऑलरेडी पता है बेटा कि जो हाइपोथैलेमस है उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड इसमें से 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हाइपोथैलेमस में तो बनते हैं लेकिन बेटा स्टोर रहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एक है बेटा एक है ADH और दूसरा जो है बेटा दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, फाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ADH। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। मुझे तो लाइक कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा बेटा जहाँ पे एक बच्चा जो है वो डिफिकल्टी फेस कर सकता था अगर उसने बायो अच्छे से पढ़ी है। Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is non-specific type of defense in the human body? तो at the time of birth बेटा जो immunity present होगी, जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो उसको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो होती है, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसे हमारा स्किन है, एक छोटे बच्चे का स्किन है,
तो जो बाहर पैथोजन से बैक्टीरिया वायरस है वो उनको बॉडी के अंदर आने नहीं देगा। तो लेकिन क्या वो डिफेंस पहले बैक्टीरिया को बोलेगा कि आप ये बैक्टीरिया आपको मैं अलो नहीं करूंगा, कोई और बैक्टीरिया या वायरस आएगा उसको बोलेगा कि हाँ आपको मैं अलो कर सकता हूँ? नो, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है, जिसको बेटा हम बोलते हैं कि वो है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। फिर जब बॉडी में पैथोजन आता है, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना सीख लेते हैं, तो हमें फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो हम हासिल करते हैं। हासिल कब करेंगे? जब हमें वो इन्फेक्शन होगा, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। एनीवेज, सो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इनेट इम्यूनिटी। देन इसके बाद बोल रहा है इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू रिमूव। हमें पता है कि फ्रॉग में बिसाइड्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो लोअर बॉडी में से ब्लड लाता है और उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू ड्रेन करता है। सो रीनल है बेटा, रीनल है तो आंसर आएगा किडनी। तो पोर्टल सिस्टम में तो लोअर पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, फाइन, किडनी है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपको ये पता है जैसे रीनल किडनी है, लंग्स के रिलेटेड जो होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, हार्ट के रिलेटेड जो होगा उसको कार्डियक बोलते हैं, या कोरोनरी, जैसे कोरोनरी आर्टरीज है। सो रीनल आपने देखा बेटा, आप ये ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, फाइन। तो यहाँ पे हमें पता है कि पोर्टल सिस्टम में लोअर पार्ट से ब्लड आता है, तो अगर किसी ने फ्रॉग पढ़ा भी नहीं होगा वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है, which of the following enzymes are not essential for gene cloning। तो यहाँ पे बेटा जीन जो है उसको क्लोन करना है, उसकी कॉपीज बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? जो जीन आपको क्लोन करना होगा पहले आपको उसको कहीं से कट करना है, तो कट करने के लिए बेटा आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। अगर आपको फिर वो कहीं पे वापस को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए लाइगेज चाहिए। देन उसके बाद ये म्यूटेस की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। हेंस ए बी ई और जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे बेटा एलिमिनेट हो जाएगा सी और डी। सी यहाँ पे एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, एलिमिनेट, ये एलिमिनेशन से भी बेटा ए और बी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शंस में आ रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर अहेड। वो रहा है फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। हम बेटा जब फ्रॉग्स की रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि दैट को हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेस्पिरेशन इन वाटर, दूसरा होता है रेस्पिरेशन ऑन लैंड, तीसरा होता है बेटा जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कर देगा। एक जो ऑर्गन है जो तीनों में है दैट इज स्किन। सो स्किन इज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा जब लैंड पे होगा तो स्किन तो आएगा ही, बकल कैविटी भी आएगी, देन उसमें जो है लंग्स भी आएंगे, और यहाँ पे भी बेटा स्किन इन्वॉल्व होगा। फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। तो लेकिन वाटर में तो सिर्फ स्किन से कर सकता है, तो ये गलत है। एंड ऑन लैंड बाय, द स्टेटमेंट वन इज ट्रू, द स्टेटमेंट वन इज फॉल्स फॉर वाटर, बिल्कुल वाटर के लिए गलत है। एंड ऑन लैंड, लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी, लंग्स, बिल्कुल ठीक, बट ट्रू फॉर लैंड। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अगेन क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास बीपीटी। देन बेटा बोल रहा है twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? तो अगर बेटा ट्विन है लेकिन एक बॉय है और एक गर्ल है, दैट मींस कि ये एक ही जाइगोट से नहीं बने हैं। अगर एक ही जाइगोट से बने हैं तो ये सेक्स जो है सेम होगा, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल्स होंगे, फाइन। तो ये मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट से बने हैं, आंसर जो है वो गलत है, फाइन। दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गलत। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो है सेक्स सेम रहेगा। दे हैव सेल्फ, गलत। सो दे आर फ्रेटर्नल ट्विन्स, तो बिल्कुल सही है। ये कौन सी ट्विन्स होंगी? ये बेटा होंगी फ्रेटर्नल ट्विन्स, या ये होंगी डाइजाइगोटिक ट्विन्स। इसके बाद बोल रहा है फाइन, हार्मोन्स की बात चल रही है बेटा। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो है उसको हमें पता है कि प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है वो सडनली एक पॉइंट पे बढ़ जाती है। वो पॉइंट अगर आप डायग्राम के साथ कोरिलेट करोगे तो वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड ये हर किसी को पता है कॉर्पस ल्यूटियम इज द मेजर सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। देन बेटा रिलैक्सिन जो है ये ओवेरी सीक्रेट करता है, बट ओनली इन द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। देन इसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, पारस इंटरमीडिया। कैटेकोलामाइन जो है बेटा वो एड्रेनल मेडुला सीक्रेट करता है। एड्रेनल मेडुला जो है ये किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड, उसका जो इनर पार्ट होता है उसी को बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, जहां से सीक्रेट होता है। यस बेटा। The last question is beta, the blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of ability to produce statement one blue color without blue color। देखो बेटा आपने एक बड़ा सुपरफिशियली क्वेश्चन और आपको आइडिया आ गया कि बात चल रही है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन की, जिसमें हम रिकम्बिनेंट्स देखते हैं और नॉन रिकम्बिनेंट्स देखते हैं। मान लो बेटा कि ये प्लाज्मिड है, दिस इज अ प्लाज्मिड, और ये आपके पास एक एलियन पीस ऑफ डीएनए है। फाइन, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वेरी वेरी क्विकली। देखो बेटा
या ये प्लाज्मिड है एंड दिस इज एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। आप चाहते हैं कि वो इसमें इंसर्ट हो, फाइन, लेकिन इसको पता करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इस प्लाज्मिड में एक जीन है जिसको हम बोलते हैं लैक्सी जीन, जो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ मैंने आपको क्लास में बोला है सिंपली याद रखने के लिए इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एक साइड से आप बेटा लिखोगे रिकॉम्बिनेंट्स, दूसरे साइड से आप लिखोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ये जीन जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, जब आप ये इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर बेटा ये इंसर्ट इसमें हुआ, अगर बेटा ये इसमें इंसर्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये जीन है और ये इसमें इंसर्ट हो गया, तो व्हाट विल हैपन, जो वहां पे बेटा लैक्सी जीन है, अब वो काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो हमें पता है दैट की जो कॉलोनी होगी वो बेटा कैसी रहेगी, वो व्हाइट रहेगी, क्योंकि कोई एंजाइम आई नहीं जिसको कलर चेंज करे। तो व्हाट वी विल से दैट की जो रिकॉम्बिनेंट होगा, बिकॉज़ इसमें सक्सेसफुली ऐड हुआ तो ये बेटा क्या बना है, ये रिकॉम्बिनेंट बना, तो क्या इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन होगा, नो, फाइन, कॉलोनीज बेटा कैसी रहेगी, व्हाइट रहेगी। नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, उनमें लैक्सी जीन जो है वो प्रेजेंट है, बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी से ब्लू कॉलोनीज, फाइन। तो ये हमेशा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है तो ब्लू कॉलोनी बनेगी, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगी, ब्लू कॉलोनी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। बोल रहा है the blue color colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies। तो recombinant colony जो है उसमें जो है वो रहा है कि recombinant colony में क्या होगा, the blue color colonies have DNA। तो बात चल रही है बेटा किनकी, blue color colony की। तो अगर colony blue है, अगर colony बेटा blue है, that means वो non recombinant है, उसमें जो है ये जीन गया ही नहीं है, alien piece of DNA। The blue color colonies have DNA insert in the plasmid, गलत है, क्योंकि उनमें DNA इंसर्ट ही नहीं होगा प्लाज्मिड में। अगर उनमें बेटा DNA इंसर्ट होता तो वो वहां पे what would happen is that की जो लैक्सी जीन है ये काम नहीं करता, ये रिमूव हो गया है और कॉलोनी जो है बेटा वो व्हाइट रहेगी, फाइन। तो ये स्टडी बेटा गलत है। The colonies without blue color, मतलब बात चल रही है किनकी, इन वाली कॉलोनीज की जो व्हाइट है बेटा, तो वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं, वो रिकॉम्बिनेंट है। विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड, बिल्कुल सही, बिकॉज़ वो रिकॉम्बिनेंट है, उनमें डीएनए इंसर्ट होगा एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। बिल्कुल बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये जो है लैक्सी जीन से हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक है एंड ये हम क्लास में बेटा डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए और एग्जाम में अप्रोच कैसा रहना चाहिए एंड हाउ वी शुड actually approach the paper and try to solve the questions by elimination method also, fine। This is all for today beta, thank you so much, I wish you all the best।